आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ये आपका जो बिहार बोर्ड का हिंदी का जो बुक है, यानी हिंदी के बुक में आपको दो खंड मिलता है। एक गद्य खंड रहता है, ठीक है ना। एक गद्य खंड होगा और एक तुम्हारा काव्य खंड होगा। तो इस गद्य खंड का हम लोग 7वां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। कौन सा अध्याय? 7वां अध्याय पढ़ेंगे। और 7वां अध्याय का नाम क्या है? तो ओ सदनीरा, ठीक है ना। पाठ का नाम क्या है? ओ सदनीरा। अब यहाँ पे सदनीरा किससे का आगे हम लोग पाठ में आगे चलकर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्लियर कीजिएगा कि 1 से लेकर 6 तक, ठीक है ना। यानी इसमें हम लोग पूरा 1 से लेकर 6 तक हिंदी का हम लोग पूरा क्लास कर चुके थे। जाकर आप पीछे जो प्ले लिस्ट हिंदी का उसमें आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम 7वां चैप्टर शुरुआत करते हैं। 7वां चैप्टर का नाम क्या है? ओ सदनीरा, ठीक है ना। पाठ का नाम क्या है? ओ सदनीरा। अगर बात करेंगे कि ओ सदनीरा जो पाठ है इसका लेखक, ठीक है ना, कि ओ सदनीरा पाठ का लेखक कौन है, यानी ओ सदनीरा पाठ को किसने लिखा है। तो ओ सदनीरा पाठ को किसने लिखा है? तो जगदीश चंद्र माथुर। किसने लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर। यानी क्वेश्चन पहला ही आपका क्वेश्चन हुआ कि ओ सदनीरा, ठीक है ना। ओ सदनीरा जो पाठ है इसको किसने लिखा है? जगदीश जगदीश चंद्र माथुर ने, ठीक है ना। किसने लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। अगर क्वेश्चन ये दे देता है कि जो ओ सदनीरा जो पाठ है वह गद्य की या साहित्य की कौन सी विद्या है, तो ये आपकी कौन सी विद्या है? तो निबंध है। कौन सी विद्या है? निबंध है, ठीक है ना। एक हम लोग पहला चैप्टर पढ़े थे जिसका नाम था बातचीत, वो भी आपके एक ललित निबंध के अंतर्गत आता है। दूसरा चैप्टर हम लोग देखे थे और दूसरा चैप्टर का नाम क्या था? तो उसने कहा था, ये आपका क्या था? कहानी था। फिर तीसरा चैप्टर हम लोग देखे थे संपूर्ण क्रांति, जो प्रकाश नंद के द्वारा लिखा गया था, और एक आपका भाषण था, ठीक है ना। फिर चौथा चैप्टर हम लोग देखे थे क्या? तो अर्धनारीश्वर, ठीक है ना। पाठ का नाम क्या था? अर्धनारीश्वर। और ये जो अर्धनारीश्वर जो पाठ था ये क्या था? तो ये भी आपका निबंध था। और फिर 5वां चैप्टर हम लोग रोज देखे हैं। रोज जो है क्या है? कहानी है। और छठा चैप्टर में एक लेख और एक पत्र, ठीक है ना, जो ऐतिहासिक पत्र लिखा गया, एक निबंध लिखा गया। लेकिन हम 7वां चैप्टर पढ़ेंगे और 7वां चैप्टर का नाम क्या है? ओ सदनीरा। किसने लिखा है? तो जगदीश चंद्र माथुर। किसने लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। और बात करेंगे कि यह गद्य की कौन सी विद्या है, ठीक है ना। यानी कि ओ सदनीरा जो पाठ लिखा गया है वो गद्य की कौन सी विद्या है? तो एक निबंध है। क्या है? निबंध है। यानी जब हम किसी विषय पर निबंध लिखते हैं, लिखते हैं, तो वह एक हमारे पास टॉपिक रहता है कि किस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही जगदीश चंद्र माथुर निबंध लिखे तो ठीक है, लेकिन यह किस विषय पर, यानी जो ओ सदनीरा जो लिखा गया है वह किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई? तो चंपारण। यानी हम लोग का क्षेत्र है चंपारण, ठीक है ना। तो चंपारण क्षेत्र की संस्कृति पर यह निबंध लिखा जा रहा है। किसके द्वारा लिखा जा रहा है? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। तो आपका 3 क्वेश्चन हुआ। पहला क्वेश्चन है ओ सदनीरा जो पाठ है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि ओ सदनीरा जो पाठ है वह गद्य की कौन सी विद्या है? तो निबंध है। क्या है? ये आपका निबंध है। फिर अगला क्वेश्चन है कि ओ सदनीरा जो निबंध है वह किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई? तो चंपारण क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई। किस क्षेत्र की संस्कृति पर? चंपारण क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। अगर हम बात करेंगे, अगर क्वेश्चन यही दे देगा कि यह किस नदी को निमित्त बना के लिखी गई है, यानी ओ सदनीरा, जैसे एक और पॉइंट हम यहाँ पे बनाते हैं कि ओ सदनीरा, ओ सदनीरा जो निबंध है वह किस क्षेत्र की संस्कृति पे लिखी गई है? तो वह चंपारण क्षेत्र की संस्कृति पे लिखी गई है। लेकिन यही क्वेश्चन देगा कि ओ सदनीरा निबंध किस नदी को, ठीक है ना, किस नदी को, किस नदी को निमित्त बनाकर लिखी गई है, ठीक है ना। किस नदी को निमित्त बनाकर लिखी गई है। अगर नदी की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? तो गंडक नदी। कौन सा नदी? गंडक नदी को जो है वह निमित्त बनाकर लिखी गई है, ठीक है ना। किस नदी को? गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखी गई। तो आपको टोटल अभी तक 4 क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले क्वेश्चन था कि ओ सदनीरा जो निबंध है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। ये गद्य की कौन सी विद्या है? तो बोलेंगे निबंध है। क्या है? निबंध है। और ये जो ओ सदनीरा निबंध है वह किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो आप कहिएगा कि चंपारण क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। अगर हम बात करेंगे ओ सदनीरा जो निबंध है वह किस नदी को निमित्त बना के लिखी गई? तो गंडक नदी को वह निमित्त बनाकर लिखी गई है। 4 क्वेश्चन हुआ। अब हम लेखक परिचय को देते हैं। लेखक के बारे में विस्तृत जानते हैं। लेखक का परिचय यानी लेखक के जन्म, मरण, जन्म स्थान, इस सबको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले ही आपको मिल जाएगा लेखक के बारे में कि इनका जन्म,
यानी जो लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 में, ठीक है ना। तो पांचवा आपका क्वेश्चन है, लेखक जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 में। कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 में। अगला प्रश्न है कि इनका निधन यानी इनका मृत्यु कब हो जाता है? तो इनका मृत्यु कब होता है? तो 14 मई 1978 को। कब होता है? 14 मई 1978 को। टोटल यहाँ तक आपका अभी तक 6 प्रश्न हुआ, ठीक है ना। याद रखिएगा, इसमें जन्म मृत्यु याद रखिए कि जन्म कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 को। और निधन कब हुआ था? तो 17 मई, ठीक है ना। कब? 14 मई 1978 को इनका निधन हुआ था, ठीक है। अब हम लोग जन्म स्थान की बात करें कि इनका जन्म स्थान कहाँ था, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। कहाँ जन्म हुआ था? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश जो इनका जन्म स्थान है। यानी टोटल आपका 7 क्वेश्चन हुआ, यहाँ तक 7 क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिएगा। सबसे पहले कि वो सदन जो पाठ है आपका किताब का 7वां चैप्टर था गदखंड का। जो ओ सदन जो पाठ है, इसका लेखक कौन थे? जगदीश चंद्र माथुर थे, ठीक है ना। ओ सदन जो पाठ है वो गद्य की कौन सी विद्या है? तो निबंध है। कौन सी विद्या है? निबंध है। और पूछा है कि ओ सदनीरा जो निबंध है वह किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो चंपारण क्षेत्र की संस्कृति पर, ठीक है ना। किस क्षेत्र की संस्कृति पर? चंपारण क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। और वह किस नदी को निमित्त बना के लिखी गई? तो गंडक नदी को। किस नदी को? गंडक नदी को निमित्त बना के लिखी गई है। अगर हम लोग लेखक के बारे में विशेष बात करते हैं तो लेखक का जन्म यानी जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 में इनका जन्म हुआ था। और निधन कब हुआ था? मृत्यु कब हुआ था? तो 14 मई 1978 को इनका निधन हो जाता है, ठीक है। जन्म स्थान की बात करते हैं कि जो जगदीश चंद्र माथुर थे इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो शाहजहांपुर। कहाँ हुआ था? शाहजहांपुर। कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 को जन्म हुआ था। शाहजहांपुर इनका जन्म हुआ था, जो उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है, ठीक है ना। अब आते हैं इनकी शिक्षा की बात करते हैं। इनकी शिक्षा पर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो इन्होंने एमए, ठीक है ना, कौन सा? तो एमए की जो पढ़ाई की है तो अंग्रेजी विषय से। किस विषय से? अंग्रेजी विषय से। अगर हम लोग विषय की बात करें, क्वेश्चन ये दे सकता है कि जगदीश चंद्र माथुर जो है वह किस विषय से जो है वो एमए की पढ़ाई किए थे? तो अंग्रेजी से। किस विषय से? अंग्रेजी से। और वही क्वेश्चन दे सकता है कि जगदीश चंद्र माथुर जो एमए की पढ़ाई अंग्रेजी से किस विश्वविद्यालय से किए थे? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। किस विश्वविद्यालय से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। यानी टोटल आपका यहाँ तक कितना क्वेश्चन आ गया? 9 क्वेश्चन टोटल लेखक परिचय में आपका आ गया, ठीक है ना। सबसे पहले 2 क्वेश्चन और शिक्षा में समझ लीजिएगा कि जगदीश चंद्र माथुर किस विषय से, अगर विषय पूछे किस विषय से जो है यह एमए की पढ़ाई किए थे, एमए की जो पढ़ाई पूरा किए थे तो अंग्रेजी से। और किस विश्वविद्यालय से? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। किस विश्वविद्यालय से? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही है, फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि प्रशिक्षण के लिए यानी पढ़ाई के लिए, प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए अमेरिका गए। कहाँ गए? अमेरिका गए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये देगा, ये आपका 10वां क्वेश्चन बन जाएगा। कौन सा? 10वां क्वेश्चन बन जाएगा कि जगदीश चंद्र जो माथुर है वो प्रशिक्षण के लिए वो कहाँ गए थे? तो अमेरिका गए थे। कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। और फिर उसके आगे देखिएगा कि प्रशिक्षण के लिए अमेरिका गए और उसके बाद बिहार का शिक्षा सचिव जो है वह नियुक्त हुए थे, ठीक है ना। जब अमेरिका से आए तो वह किस राज्य का शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? बिहार के। आपका 11वां क्वेश्चन हो जाएगा लेखक परिचय का, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया। 2 क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र माथुर जो है वह प्रशिक्षण के लिए कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। जगदीश चंद्र माथुर जो है वह किस राज्य का, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि जगदीश चंद्र माथुर जो वह किस राज्य का, किस राज्य का जो वह शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? तो किस राज्य का शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? तो बिहार राज्य का, ठीक है ना। और प्रशिक्षण के लिए कहाँ गए थे? तो प्रशिक्षण के लिए अमेरिका गए थे। क्लियर हो गया। आगे चलते इनको सम्मान यानी पुरस्कार की हम लोग बात करते हैं। पुरस्कृत किससे किया गया था? यानी यहाँ तक आपके 11 क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन होगा कि विद्या वारिधि से इन्हें क्या किया गया था? तो उपाधि दिया गया था या फिर इन्हें विभूषित किया गया था। जैसे मैं एक आपको बताए थे राष्ट्र कवि, ठीक है ना। क्या बताए थे? राष्ट्र कवि। राष्ट्र कवि से जो किसको सम्मानित किया गया था? रामधारी सिंह दिनकर को। किसको सम्मानित किया गया था? रामधारी सिंह दिनकर को। यानी राष्ट्र कवि किसे कहा जाता था? रामधारी सिंह दिनकर को। तो वैसे ही आप ध्यान रखिएगा। ये फिर आपको एक और बताए थे पद्म भूषण, ठीक है ना। पद्म भूषण की उपाधि किसे दी गई थी? तो रामधारी सिंह दिनकर को ही, मतलब इससे पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। वैसे ही आप ध्यान रखिएगा कि जगदीश चंद्र माथुर जो है
उन्हें किसकी उपाधि दी गई थी? तो विद्यावारिधि की, ठीक है ना, किसकी उपाधि? विद्यावारिधि की उपाधि दी गई थी। क्लियर हो गया? विद्यावारिधि की उपाधि किससे दी गई थी? तो जगदीश चंद्र माथुर को। किसको दी गई थी? जगदीश चंद्र माथुर को। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। ये आपका 12वां क्वेश्चन बन गया। आगे की इनको और कौन कौन सा पुरस्कार दिया है? तो कालिदास अवार्ड दिया गया था। अवार्ड मतलब होता है पुरस्कार, ठीक है ना। एक और है बिहार राज्य भाषा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, या फिर क्या हो गया? सम्मान हो गया, ठीक है ना। टोटल जो इसमें 12-13 क्वेश्चन जो है इस पेज से निकला है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा आपको जो है वो लेखक परिचय जो विस्तार से जो है वो दिया गया है, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं, यानी यहाँ तक हम लेखक परिचय देख लिए थे। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या इनके कार्य, ठीक है ना। यानी जो जगदीश चंद्र माथुर थे, इनके कार्य क्या क्या था? तो सबसे पहले कि सन 1944 में, कब? 1944 में, यानी आपका अगला 13वां क्वेश्चन हो जाएगा 1944 में। कब? 1944 में बिहार के एक सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव जिसका नाम क्या है? वैशाली, ठीक है ना। क्या नाम है? वैशाली। यानी यहाँ तक क्लियर हुआ कि जगदीश चंद्र माथुर 1944 में, कब? 1944 में जगदीश चंद्र माथुर ने क्या किया था? बिहार का एक पर्व है, बिहार का जो है वह सांस्कृतिक उत्सव भी कह सकते हैं, वैशाली। क्या नाम है? वैशाली। इसका जो है वह क्या किया था? बीजारोपण किए थे, यानी शुरुआत किए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा बिहार के जो सुसांस्कृतिक जो महोत्सव होता है वैशाली, उसका बीजारोपण किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। फिर ऐसे शॉर्ट में भी आपसे क्वेश्चन दे सकते हैं, वैशाली जो महोत्सव है, फिर वैशाली का बीजारोपण किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर। कब किए थे? 1944 में। जो वैशाली महोत्सव है वह किस राज्य का है? तो बिहार का है। किस राज्य का है? बिहार का है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि सन 1944 में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव क्या नाम है? वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था। किसने किया था? तो जगदीश चंद्र माथुर ने। किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर ने जो है वह ये जो वैशाली महोत्सव है उसका बीजारोपण किए थे। अगला कार्य इनका देखते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो में, ठीक है ना, ऑल इंडिया रेडियो में जो है वह क्या रहे? महानिदेशक के पद पर है। तो जहां जहां ये आपको जो सर्कल कर रहे हैं, यहाँ पे घेरा लगा रहे हैं, यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये दे सकते हैं जगदीश चंद्र माथुर जो है ऑल इंडिया रेडियो में जो है वह किस पद पर है? फिर क्या रहे? तो महानिदेशक रहे थे। और फिर है कि और फिर बाद में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार पद पर कार्य किए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा जगदीश चंद्र माथुर जो है वह किस मंत्रालय में, ठीक है ना, किस मंत्रालय में जो है वह हिंदी सलाहकार पद पर जो है वह कार्य किए थे, ठीक है ना। तो किस मंत्रालय में? तो वह सूचना और प्रसारण मंत्रालय में, ठीक है ना। किस मंत्रालय में? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय में। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इसमें एक बार फिर इससे हम लोग कार्य देख लेते हैं। जगदीश चंद्र माथुर जो है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण कब किया था? 1944 में। या फिर बिहार का जो एक महोत्सव होता है वैशाली, ठीक है ना, इसका बीजारोपण किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर। वैशाली जो किस राज्य का महोत्सव है? तो बिहार का है। ऑल इंडिया रेडियो में जगदीश चंद्र माथुर क्या रहे? तो महानिदेशक रहे थे। और ये किस मंत्रालय में जो है वह हिंदी सलाहकार के पद पर कार्य किए थे? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय में। अगर इनकी कृतियां यानी इनकी रचना की हम लोग बात करें, इनकी जो भी रचनाएं थी, ठीक है ना, तो कृतियां कहिए या फिर रचनाएं कहिए। अगर हम इनकी रचनाएं की बात करते हैं तो सबसे पहले इनकी एकांकी का नाम याद रखिएगा। प्रथम एकांकी का नाम था मेरी बांसुरी। क्या नाम था? मेरी बांसुरी, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि जगदीश चंद्र माथुर की पहली एकांकी या फिर प्रथम एकांकी का नाम क्या था? मेरी बांसुरी। क्या नाम था? मेरी बांसुरी। इसका मंचन जो है वह कब हुआ था? 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। और ये जो प्रकाशन जो हुआ था वह किस पत्रिका से? तो सरस्वती पत्रिका से। किस पत्रिका से? सरस्वती से, ठीक है। यानी यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। और सबसे पहले इनका हम लोग यानी 4 आपको आसानी से मिला। सबसे पहले हम देखे हैं कि इनका जन्म कब हुआ था? तो 1917 में। कब जन्म हुआ था? 1917 में। इनका निधन एक हम लोग देखे, वैसे हम लाइन से चलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले कि इनका जन्म हुआ था 1917 में। फिर 1936 आपका आया कि 1936 में जो है इनकी प्रथम जो है एकांकी था। और प्रथम एकांकी का नाम क्या था? मेरी बांसुरी।
उसकी वक्त मंचन किए थे। फिर 1944 आता है और 1944 में क्या होता है, तो 1944 में जो बिहार का एक पर्व रहता है वैशाली, उसका वह बीजारोपण करते हैं। और 1978 में, कब, 1978 में जिनका निधन हो जाता है। तो यही आपका इनके लेखक परिचय में 4 जो है वह मतलब सन ईस्वी है, इसको आप याद रखिएगा। तो कृति में देखते हैं कि इनकी यानी जगदीश चंद्र माथुर की प्रथम एकांकी का नाम क्या था, मेरी बांसुरी। इसका जो है मंचन जो है वह किसने किया था, मेरी बांसुरी का, जगदीश चंद्र माथुर। किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो सरस्वती पत्रिका में। किस पत्रिका में, सरस्वती पत्रिका में। और बात करेंगे और भी इनकी रचनाएं हैं, दो याद रखिए, भोर का तारा और वो मेरे सपने। इसके अलावा और भी है, लेकिन मेन आपको दिए। एक आप याद रखिएगा, मेरी बांसुरी, दूसरा भोर का तारा, और तीसरा याद रखिएगा वो मेरे सपने। और एक और आपको यहाँ पे मिलेगा, बोलते क्षण, निबंध संग्रह था, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं, जगदीश चंद्र माथुर का जो कार्य क्षेत्र था वह क्या था, बिहार था, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन पूछेगा जगदीश चंद्र माथुर का जो कार्य क्षेत्र तक क्या था, तो बिहार था। यानी अब बिहार में ही रह कर कार्य करते थे। यानी जगदीश चंद्र माथुर का जो कार्य क्षेत्र क्या था, बिहार था। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि प्रस्तुत निबंध, यानी इस पाठ में जो भी निबंध है, कौन सा निबंध है, तो ओ सदनीरा, ठीक है ना। कौन सा निबंध है, ओ सदनीरा निबंध है। तो प्रस्तुत निबंध यानी कि किताब में, पुस्तक में जो प्रस्तुत किया गया निबंध ओ सदनीरा, उनके निबंध संग्रह बोलते क्षण से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, बोलते क्षण से लिया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ओ सदनीरा जो निबंध है वह जगदीश चंद्र माथुर के किस संग्रह से ली गई है, बोलते क्षण से लिया गया है। जगदीश चंद्र माथुर का कार्य क्षेत्र क्या था, बिहार था। बिहार के लिए अधिकतर कार्य किए थे। अब देखिए बिहार का वह शिक्षा सचिव भी रहे थे। अगर पूछेगा कि जगदीश चंद्र माथुर किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, तो बिहार के, इसके पहले बताए थे आपको। वह प्रशिक्षण के लिए कहाँ गए थे, तो प्रशिक्षण के लिए अमेरिका गए थे। और फिर वहां से आने के बाद क्या हुआ, बिहार के जो वह शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। किस राज्य का, बिहार का वह शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। और बिहार में वैशाली जो महोत्सव, उसका बीजारोपण किए थे। और ये जो निबंध है, यानी ये जो आपका ओ सदनीय जो निबंध है, वो व्यक्ति, भाव और वस्तु प्रधान है, ठीक है ना। यानी किस कैसी प्रधान है, तो वस्तु, व्यक्ति और भाव प्रधान है, ठीक है ना। तो आपका लेखक परिचय जो है पूरा समाप्त हो गया है, ठीक है ना। इसको आप देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। तो लेखक परिचय कुछ इस प्रकार से रहा। लेखक परिचय के बाद हम लोग देखेंगे, लेखक परिचय के बाद सीधा हम लोग देखते हैं पाठ परिचय पे, ठीक है ना। इन पाठ को हम लोग पढ़ते हैं और इस पाठ को जो बढ़िया से आप देखिएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखो इसमें जो है हम शॉर्ट में, वन शॉर्ट की तरह समझा देते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ जो है वो लेना चाहते हैं पूरा संपूर्ण नोट्स का, तो फिर आप जो है दिया गया जो भी नंबर है इस पर आप कॉन्टेक्ट को जो है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। पीडीएफ की जब यहाँ पे संभव नहीं है कि एक एक बात को जो है वो लिखना, ठीक है ना। तो हम समझाते हैं, समझाते दौरान ही सब कुछ आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं पाठ को। और आपको बताए थे कि जो ये जो ओ सदनीरा जो पाठ है, ठीक है ना, ओ सदनीरा जो पाठ है वह किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है, तो वह चंपारण, ठीक है ना। किस क्षेत्र की संस्कृति पर, चंपारण क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है, ठीक है ना। चंपारण क्षेत्र की ओ सदनीरा जो निबंध है वह चंपारण क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। और वह किस नदी को निमित्त बना के लिखी गई, तो गंडक नदी को निमित्त बना के लिखी गई। किस नदी को, गंडक नदी को जो वह निमित्त बनाकर लिखी गई है, ठीक है ना। तब जगदीश चंद्र माथुर कहते हैं कि जो चंपारण की जो भूमि है वो बिहार के, ठीक है ना, यानी बिहार के किस कोने में है, तो बिहार के उत्तर पश्चिम कोने में है, ठीक है ना, कोने में है। यानी जगदीश चंद्र माथुर जो है ना, वो चंपारण की भूमि के बारे में, चंपारण क्षेत्र के बारे में वो निबंध लिखते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे देश भारत पर निबंध लिखे, तो हम भारत के बारे में लिखते हैं। तो वैसे जगदीश चंद्र माथुर जो है वो चंपारण क्षेत्र के बारे में वो निबंध लिखते हैं। और सबसे पहले बताते हैं कि जो चंपारण जो क्षेत्र है वो बिहार के उत्तर पश्चिम, ठीक है ना, किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम कोना में है, यानी उस दिशा में है, ठीक है ना। और कहते हैं कि यहाँ की जो भूमि है, ये जो चंपारण क्षेत्र की जो भूमि है वो नवीन है, ठीक है ना, नवीन और पुरानी। नवीन मतलब होता है नया, क्या होता है, नया, और पुरानी यानी पुराना। यानी कहते हैं कि जो चंपारण क्षेत्र है बिहार के उत्तर पश्चिम कोने में है और यहाँ की जो भूमि है
वह नवीन भी है यानी नया भी है, पुरानी यानी पुराना भी है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब आगे जो है वह कहते हैं कि और यहाँ जो है यानी चंपारण क्षेत्र में जो है वह जंगलों का खजाना था। यानी पहले जो है प्राचीन समय में, पहले की बात किया जा रहा है कि प्राचीन समय में जो था वह चंपारण में जो वह जंगलों की बहुत बड़ी एक मात्रा थी। ठीक है ना, जंगलों की मात्रा जो थी वह अधिक थी। ठीक है, और इसलिए जो था पहले जो है वह चंपारण क्षेत्र में जो बाढ़ नहीं आया करता था। ठीक है ना, तो याद हो जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि जंगलों की कटाई के कारण, ठीक है ना, जंगलों की कटाई के कारण, ठीक है, जंगलों की कटाई के कारण क्या हुआ, ये जो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता जो है वह बढ़ गई। ठीक है ना, चंपारण क्षेत्र में, चंपारण क्षेत्र में जो है वह बाढ़ की प्रचंडता जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है ना, प्रचंडता कहने का मतलब हुआ कि उसकी रौद्र रूप जो है वो बढ़ गई और ज्यादा जो है बस मतलब विनाशकारी हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया कि जगदीश चंद्र माथुर जो इस पाठ में चंपारण क्षेत्र की संस्कृति पर निबंध लिखते हैं और कहते हैं कि जो चंपारण क्षेत्र की जो भूमि है वह बिहार के उत्तर पश्चिम कोने में है और यहाँ की जो मिट्टी है यानी भूमि है वो नवीन या नया भी है और पुराना भी है। ठीक है, दोनों है। पूछा है कि चंपारण क्षेत्र की भूमि कैसी है, तो नवीन और पुराने दोनों है, उपयुक्त दोनों। जो चंपारण क्षेत्र बिहार के किस कोने में है, तो उत्तर पश्चिम के कोने में है। और चंपारण क्षेत्र जो है प्राचीन समय में क्या था, वो जंगलों की मात्रा था, यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा जंगल होते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, जंगल की कटाई की जो प्रथा शुरुआत होती है और धीरे धीरे जंगल की कटाई होने लगती है, जिस कारण क्या हुआ, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता जो है वह बढ़ गई। तो आपकी किताब में पहला क्वेश्चन दिया है, बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने का मुख्य कारण क्या था, तो बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने का मुख्य कारण था जंगलों की कटाई। क्या था, जंगलों की कटाई, क्योंकि जो जंगल के वृक्ष होते हैं वो उनके जो जड़ें होती है वो क्या करती है, पानी को जो वो मतलब उसके बहाव को वह कम करती है, रोकती है और उसके विनाश से जो वो क्या करती है, बचाती है। ठीक है ना, तो यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपकी किताब में एक कहानी सुनाया जा रहा है कि चंपारण क्षेत्र में जो है वह जंगलों की कटाई की शुरुआत कैसे होती है। ठीक है ना, यानी यहाँ की जंगल जो है वह काटने की प्रथा है। ठीक है ना, यानी चंपारण में जो है वह जंगलों की कटाई, जंगलों की कटाई जो है वह शुरुआत होने के पीछे कहानी क्या है, तो देखो ये कहानी सुनाया जा रहा है कि आज यानी 12वीं सदी से, ठीक है ना, कब से, 12वीं सदी को, शताब्दी को, कि 12वीं सदी से 300 वर्षों तक, 300 वर्षों तक, अब 300 वर्ष तक, अगर आप 12वीं सदी से 300 वर्ष मिला लीजिए तो 15वीं सदी हो जाएगा। तो 12वीं सदी से 300 वर्षों तक यहाँ पर कर्नाट वंश का शासन था। ठीक है ना, किस वंश का, कर्नाट वंश का शासन था। ठीक है, कि 12वीं सदी से लेकर 300 वर्षों तक किस वंश का शासन था, तो कर्नाट वंश का शासक था। और इस कर्नाट वंश का जो प्रथम राजा थे, ठीक है ना, कर्नाट वंश का प्रथम राजा थे, उनका नाम था नान्य देव। क्या नाम था, नान्य देव। ठीक है, लेकिन आगे जैसे एक शासनकाल आगे जाता है, आगे जाता है और बात आता है 1325 की। कब आती है, 1325 ईस्वी में। ठीक है, 1325 ईस्वी में यहाँ के जो राजा बनते हैं वो हरि सिंह देव बनते हैं। कौन बनते हैं, हरि सिंह देव। ठीक है, तो 1325 में जो है जब हरि सिंह देव जब यहाँ के राजा बनते हैं तो उनको एक मुसलमान जो है आक्रमणकारी, जिसका नाम रहता है गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम रहता है, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, यानी हरि सिंह देव को 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ता है। ठीक है ना, किसका मुकाबला करना पड़ता है, गयासुद्दीन तुगलक का जो वह मुकाबला करना पड़ता है। अब क्या होता है कि जो हरि सिंह देव जो रहता है वह गयासुद्दीन तुगलक के डर की वजह से वह कहाँ छुप जाता है, तो जंगल में। कहाँ छिप जाता है, जंगल में जो वह छिप जाता है। ठीक है, अब जो है वह गयासुद्दीन तुगलक जो है
वह आता है पूरे अपने फौज के साथ आता है और उसको पता चला कि जो मतलब जो हरि सिंह देव है वो जंगल में छुपा है, तो अपने सभी फौज को सहमति दे देता है और उतरता है और तलवार जो है वह एक जो जंगल के एक वृक्ष पर तलवार को चलाता है और देखा देखी जो है वह सभी उसकी जो भी मतलब प्रजाएं थी, जो भी उसकी सेना थी, वो भी जो है वो जंगल पर वार करने लगती है और तब से ही जो क्या किया जाता है, वो जंगल की कटाई जो है वो शुरुआत होती है। ठीक है, यानी कहानी सुना गया कि किस प्रकार से चंपारण क्षेत्र में जंगल की काटने की शुरुआत होती है और लास्ट में अंततः यानी वह जंगल की कटाई होते गया और हरि सिंह देव जो है और भागते गया और अंत में एक ऐसा समय आया कि उस क्षेत्र की जंगल जो है वो अधिकतर कट चुकी थी, वृक्ष पेड़ पौधे कट चुके थे और लास्ट में जो हरि सिंह देव था उसको नेपाल भाग जाना पड़ा। ठीक है ना, यानी हरि सिंह देव जो है गयासुद्दीन तुगलक के मुकाबला की वजह से कहाँ भाग के चले गए, तो वो नेपाल भाग कर चले गए थे। ठीक है ना, तो यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया कि वो कहाँ भाग के चले गए थे, तो वह नेपाल भाग कर जाना पड़ा उनको। तो ये पूरा क्लियर हो गया, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। जो ये पाठ था वो सदनेरा वह किस क्षेत्र की संस्कृति पे लिखी गई थी, चंपारण क्षेत्र की संस्कृति पे लिखी गई थी। किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया था, गंडक नदी को यह निमित्त बनाकर लिखा गया था। ठीक है, ये जो चंपारण जो क्षेत्र है वह किस बिहार के किस कोने में है, तो उत्तर पश्चिम कोने में है। और चंपारण क्षेत्र की भूमि जो है वह कैसी है, तो नवीन और पुरानी है, नई भी है और पुरानी भी है। ठीक है, और प्राचीन समय में, ठीक है ना, चंपारण में बता रहे कि यहाँ की विशेषता कि प्राचीन समय में चंपारण में जंगलों की काफी अधिक मात्राएं होती थी, लेकिन धीरे धीरे जंगलों की कटाई जो है वो शुरुआत हो गई, जिसके कारण चंपारण क्षेत्र में क्या हो गया, बाढ़ की प्रचंडता जो है वो बढ़ गई, यानी बाढ़ की जो रौद्र रूप है वह बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ये दे देगा कि बिहार में या फिर चंपारण में जो है बाढ़ की प्रचंडता का बढ़ने का मुख्य कारण क्या था, जंगलों की कटाई। ठीक है, उसके बाद से कि जंगलों की कटाई की शुरुआत कैसे होती है, यानी यहाँ से जितना भी आपको पॉइंट समझाए हैं ये सब जंगलों की कटाई की शुरुआत करने की विधि है। ठीक है ना, यानी प्रथा की इसको जंगल की कटाई की शुरुआत कैसे होती है। तो शुरुआत के लिए बताया देखिए 12वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक एक कर्नाट वंश चलता था। कौन सा वंश, कर्नाट वंश। इस कर्नाट वंश का जो प्रथम राजा थे नान्यादेव थे, यानी कुछ जो विशेष हो गया, यहाँ से कहानी नहीं है, आपकी कहानी 1325 से चालू होता है। ठीक है ना, यानी कुछ विशेष हो गया कि 12वीं सदी से 300 वर्षों तक यानी 15वीं सदी तक जो है वह कर्नाट वंश का शासक था, जिसका प्रथम राजा कौन थे, तो प्रथम राजा नान्यादेव थे। ठीक है ना, एक समय आता है कि जब 1325 में हरि सिंह देव राजा बनते, कौन बनते, हरि सिंह देव। तो हरि सिंह देव जब राजा बनते तो उनको गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ता है और इसके यानी गयासुद्दीन तुगलक की वजह से हरि सिंह देव जो है वो जाकर कहाँ छुप जाते हैं, जंगल में जाकर वह छुप जाते हैं। ठीक है ना, अब इसके इस बात पे पता गयासुद्दीन तुगलक का चलता, आते हैं तलवार से वार करते हैं, ऐसे देखते देखते सारी वृक्ष कट जाती है और अंत में जो है वो हरि सिंह देव को कहाँ भागना पड़ता है, नेपाल भाग जाना पड़ता है। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन देगा 12वीं सदी से 300 वर्षों तक जो है वह किस वंश का शासक था, कर्नाट वंश का शासक था। कर्नाट वंश के प्रथम राजा कौन थे, नान्यादेव थे। हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला कब करना पड़ा, 1325 में करना पड़ा और 1325 में हरि सिंह देव को किस मुसलमान आक्रमणकारी का मुकाबला करना पड़ा, गयासुद्दीन तुगलक का। गयासुद्दीन तुगलक की वजह से हरि सिंह देव जो है वह कहाँ जाकर छिप गया था, तो वह जंगल में जाकर छिप गया था। कहाँ जाकर छिप गया था, जंगल में जाकर छिप गया था। और जब जंगल की कटाई शुरू होती है अंततः उसको कहाँ भाग जाना पड़ता है, तो उसको अंततः जो है नेपाल जो है भाग जाना पड़ता है।
खेती के सिलसिले से लाया गया था।
देख लिए थे कि गांधी जी जो है वह मतलब अगर क्वेश्चन पूछे कि गांधी जी चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया, तो गांधी जी ने चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए चंपारण के 3 गांव में, कितने गांव में, 3 गांव में जो है वो आश्रम विद्यालय स्थापित किए थे। गांव का नाम क्या था, बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा, ठीक है ना। इन तीनों गांव में क्या किया था, तो उन्होंने जो है वह आश्रम विद्यालय की स्थापना किए थे। अगर इसके अलावा, ठीक है, नहीं नहीं, ये तो आश्रम की स्थापना किए ही थे, आश्रम विद्यालय की स्थापना किए ही थे। इसके अलावा उनके जो साथी थे यानी अग्रणी, यानी जो आगे आगे रहते थे, जो शिक्षाविद थे यानी शिक्षित थे, उनको इन विद्यालय में रखकर पठन पाठन के कार्य आरंभ करवाया, ठीक है ना। यानी वो तो ये तो बात हो गई कि उन्होंने 3 विद्यालय आश्रम की स्थापना कर दी। साथ साथ उनके जो भी साथी थे, जो अग्रणी थे, उनको इन सभी विद्यालय में रखकर इसका जो भी पठन पाठन कार्य उसे आरंभ करवाया। जैसे में एक उदाहरण, एक दो पॉइंट हम लिखे हुए हैं, उसको मेन आप समझिए, इसको याद कीजिए कम से कम इतना ही, कि जैसे बड़हरवा का जो मतलब बड़हरवा गांव का जो आश्रम विद्यालय था, वहां पे इंजीनियर एक थे जिनका नाम था बवनजी गोखले। क्या नाम था, बवनजी गोखले। और इनकी पत्नी का नाम था अवंतिका बाई। क्या नाम था, अवंतिका बाई। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बवनजी गोखले और अवंतिका बाई जो है वो कहाँ की यानी किस गांव के आश्रम विद्यालय को चलाए थे, तो बड़हरवा गांव के आश्रम विद्यालय को। साथ साथ में गांधी जी की जो पत्नी थी यानी स्वयं यानी गांधी जी की पत्नी जो थी, उनका क्या नाम था, कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था, कस्तूरबा गांधी। ये जो कस्तूरबा गांधी थी, यह खुद जो है वह कहाँ के आश्रम विद्यालय में, तो भितिहरवा के आश्रम विद्यालय में रहकर जो है वह देख रेख का कार्य करती थी। यानी ये सब गांधी जी का योगदान था चंपारण की शिक्षा व्यवस्था के लिए, ठीक है ना। अब क्या होता है, तो मतलब घूमते घूमते जो माथुर जी जब कहाँ पहुंच जाते हैं, तो भितिहरवा पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, भितिहरवा। यानी जो जगदीश चंद्र माथुर रहते हैं, जगदीश चंद्र माथुर, ये घूमने के लिए 1962 में कहाँ गए थे, चंपारण गए थे। और ये घूमते घूमते जगदीश चंद्र माथुर कहाँ पहुंच जाते, भितिहरवा पहुंच जाते। और उनकी मुलाकात जो है वो पुंडलिक जी से हो जाती है। किससे होती है, पुंडलिक जी से हो जाती है। अब आप किताब में दिखे तो क्वेश्चन हो कि पुंडलिक जी कौन थे, तो यहीं से सभी परिचय का याद कर लीजिएगा, हो जाएगा सब्जेक्टिव। कि यानी यहाँ तक पूरा क्लियर कि गांधी जी ने शिक्षा के लिए क्या किया। अब अगला पॉइंट है कि जगदीश चंद्र माथुर 1962 में, कब, 1962 में चंपारण में घूमने के लिए गए थे। और वो घूमते घूमते पहुंच जाते कहाँ पे, तो भितिहरवा गांव में, यानी जहाँ पे एक आश्रम विद्यालय गांधी जी ने खुलवाए थे, ठीक है ना। अब जैसे पहुंचते तब तो उनकी मुलाकात किससे हो जाती है, पुंडलिक जी से हो जाती है। किससे होती है, पुंडलिक जी से। और पुंडलिक जी कौन थे, तो एक शिक्षक थे। कौन थे, तो एक शिक्षक थे, ठीक है ना। पुंडलिक जी कौन थे, एक शिक्षक थे। वह भी जो है यानी अब, लेकिन अब तो वो हट चुके हैं, लेकिन करे कि वो शिक्षक थे जो भितिहरवा गांव के आश्रम विद्यालय में रहकर पढ़ाए थे। कहाँ रहकर पढ़ाए थे, भितिहरवा गांव के आश्रम विद्यालय में रहकर वह पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पुंडलिक जी कौन थे, तो पुंडलिक जी एक शिक्षक थे जो भितिहरवा गांव के आश्रम विद्यालय में रहकर अपना पढ़ाई कराए थे, फिर अध्यापन कराए थे। और उनको महात्मा गांधी यानी गांधी जी ने, ठीक है ना, गांधी जी ने पुंडलिक जी को जो वो कहाँ से बुलाया था, तो बेलगांव से। कहाँ से बुलाया था, बेलगांव से बुलाया था। यानी पुंडलिक जी कौन थे, तो पुंडलिक जी एक शिक्षक थे, भितिहरवा गांव के आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे, जिसे गांधी जी ने बेलगांव से बुलाया था। कहाँ से बुलाया था, बेलगांव से बुलाया था। ये जो भितिहरवा आश्रम विद्यालय, वहां पे पठन पाठन कराने के लिए, और साथ साथ में जो गांव के जो लोग हैं, ठीक है ना, गांव के जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनके मन में से, ठीक है ना, उनके मन से जो भी मतलब अंग्रेजों के प्रति डर था, अंग्रेजों के प्रति जो भी डर जो था, उसे क्या करने के लिए, दूर करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि जो पुंडलिक जी जो थे, पुंडलिक जी या निर्भीकता, ठीक है ना, निर्भीकता, ये निर्भीकता की जो शिक्षा है वो पुंडलिक जी खुद किससे सीखे थे, तो वो गांधी जी से सीखे थे। किससे सीखे थे, गांधी जी से सीखे थे। और वही काम जो यानी वही शिक्षा जो है, निरंतरता जो है, वो पुंडलिक जो है गांव के लोगों को देते थे। किससे देते थे, गांव के लोगों को देते थे। यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। यानी हम लोग पूरा टोटल यहाँ तक ये पॉइंट हम लोग देख लिए
कि जैसे जगदीश चंद्र माथुर भितियारवा पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात किससे होती है? पुंडलिक जी से होती है। किससे होती है? पुंडलिक जी। ये पुंडलिक जी कौन थे? तो भितियारवा गांव के जो आश्रम विद्यालय था उस वहां का वह शिक्षक थे, ठीक है ना, जिसे गांधी जी ने कहाँ से बुलाया था? बेलगांव से बुलाया था। कहाँ से बुलाया था? बेलगांव से बुलाया था। और ये जो पुंडलिक जी जो थे वो निर्भीकता की शिक्षा किससे सीखे थे? गांधी जी से सीखे थे। और यही शिक्षा यानी जो शिक्षा वो गांधी जी से सीखे थे निर्भीकता की, यही शिक्षा वह गांव के लोगों को दिए थे, ताकि गांव के लोग जो क्या हो, वह डरपोक ना बने, न साहसी बने। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे कह रहे कि जगदीश चंद्र माथुर कहते हैं पुंडलिक जी ने हमें वह कमरा दिखाया जहाँ पे गांधी जी जो है वह रहते थे, जो वह मेज दिखाया जहाँ पर वो बैठकर वो पत्र लिखते थे। और एक किस्सा सुनाते हैं, कौन? जगदीश चंद्र माथुर को जो है पुंडलिक जी एक किस्सा से सुनाते हैं। और वो किस्सा ये होता है कि कहते हैं कि जब गांधी जी जब यहाँ पे रहने के लिए आए थे तो किसी में उतना हिम्मत नहीं था कि वो गांधी जी को रहने के लिए आश्रय दे दे। ठीक है ना, यानी वहां पे जो था वो एमन साहब का तुतिया बोलता था, एमन साहब का भीषण आतंक था, डर से कोई जो गांधी जी को रखने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन एक मठ के संत ने या फिर महंत ने, ठीक है ना, मठ के संत ने महुए के पेड़ के नीचे, ठीक है ना, महुए के पेड़ के नीचे गांधी जी को क्या दिया? आश्रय दिया। ठीक है ना, क्वेश्चन ये पूछेगा कि मठ के संत ने गांधी जी को आश्रय जो है वह किस पेड़ के नीचे दिया? तो महुए के पेड़ के नीचे जो है गांधी जी को आश्रय दिया। ठीक है ना, तो यहाँ तक क्लियर। तो गांधी जी जो है वह मतलब ये सभी गांधी जी के बारे में जानते हैं। यानी यहाँ तक हम लोग देख लिए कि जो जगदीश चंद्र माथुर जो थे वह भितियारवा जाते तो उनकी मुलाकात किससे होती है? पुंडलिक जी से होती है। किससे होती है? पुंडलिक जी से होती है। और पुंडलिक जी कौन थे? तो आपको बता दिए कि पुंडलिक जी जो थे भितियारवा गांव के आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे, जिसे गांधी जी ने बेलगांव से बुलाया था। कहाँ से बुलाया था? बेलगांव से बुलाया था। और गांधी जी से ही उन्होंने यानी पुंडलिक जी ने निर्भीकता की शिक्षा सीखे थे, जो गांव वालों को दिए थे। ठीक है ना, अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब ऐसे घूमते घूमते वो जाते तो देखते हैं कि भितियारवा के पास ही, ठीक है ना, किसके पास? भितियारवा के पास ही, भितियारवा के पास, ठीक है ना, भितियारवा के पास जो है वो क्या है? तो भितियारवा के पास जो है कि भितियारवा के पास से एक रामपुरवा है। क्या है? एक रामपुरवा है। भितियारवा के पास क्या है? तो एक रामपुरवा है। और इस रामपुरवा में जो है वह दो गो अशोक स्तंभ है। क्या है? दो जो है वह अशोक स्तंभ जो है वह ध्वस्त पड़े हैं। ठीक है ना, दो अशोक स्तंभ ध्वस्त पड़े हैं। एक में जो है वह सिंह का प्रतीक है, यानी सिंह का चित्र है। दूसरा में जो है क्या? बैल का प्रतीक है। यानी ये घूमते घूमते पहुंचते हैं कहाँ? अब जाते हैं वह रामपुरवा। कहाँ जाते हैं? जगदीश चंद्र माथुर जी वो तो चंपारण भ्रमण के लिए आए थे, चंपारण घूम रहे थे, तो वो जब भितियारवा घूम लेते तो भितियारवा के पास ही रामपुरवा है। और उस रामपुरवा में जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे दो गो जो अशोक स्तंभ है वो क्या है? वहां पे ध्वस्त पड़े हैं, यानी वहां पे जो वह गिर पड़े हैं। ठीक है ना, एक पर जो है वह सिंह यानी शेर का चित्र था, शेर था। और दूसरे पर जो था क्या था? वह बैल था। ठीक है ना, ऐसे ही फिर आगे जाते हैं तो एक देखते हैं लौरिया नंदनगढ़। ठीक है ना, कौन सा? लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़ से कहते हैं कि रामपुरवा, ठीक है ना, रामपुरवा और रामपुरवा और एक और है रामपुरवा, और अब किताब देखिए तो मिले दो नाम मिल रहा है, भितियारवा होते हुए। ठीक है ना, रामपुरवा और भितियारवा होते हुए भिखना थोरी तक। ठीक है ना, कहाँ तक? भिखना थोरी तक एक नदी जाती है। ठीक है ना, तक एक नदी जाती है या फिर बहती है, प्रवाहित होती है। ठीक है ना, बहती है या फिर प्रवाहित होती है, जिसका नाम जो है वो पंडई नदी है। क्या है? पंडई नदी है। और इसी नदी के सहारे जो है भगवान बुद्ध जो है वह क्या करते थे? उपदेश जो है वह देने जाते थे। तो हिवेन संग जो भी आपके यात्री है वो इसी नदी के सहारे आते थे। लुम्बिनी नेपाल जाने का रास्ता जो था यही नदी के किनारे था। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पूछा है कि लौरिया नंदनगढ़ से होते हुए, ठीक है ना, लौरिया नंदनगढ़ से होते हुए रामपुरवा और भितियारवा होते हुए
दिखना थोड़ी तक जो है वो कौन सी नदी जाती है, तो पंडई नदी, ठीक है ना। फिर भगवान बुद्ध जो है वह किस नदी के सहारे जो है फिर किनारे से जो होकर वह उपदेश देने जाया करते थे, पंडई नदी के सहारे से उपदेश देने वह गुजरते थे, उस नदी के सहारे से वह जाते थे, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। फिर वह जाते हैं तो वह देखते हैं भैंसा लोटन में, कहाँ, भैंसा लोटन में जो है वह भैंसा लोटन में देखते हैं कि वहां पे एक बहुत बड़ा क्या हो रहा है, बराज बन रहा है, ठीक है ना। बहुत बड़ा जो है वो क्या बन रहा है, बराज बन रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जगदीश चंद्र माथुर कहाँ देखते हैं कि बहुत बड़ा बराज बन रहा है, तो भैंसा लोटन में। कहाँ देखते हैं, भैंसा लोटन में। और फिर ऐसे ही जाते हैं वह कहाँ पे, तो उदय यानी सरियामन के जल के पास, कहाँ, सरियामन, ठीक है। तो एक सरियामन यानी उदयपुर में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, सरियामन जो है वह उदयपुर में पड़ता है। और कहते हैं कि जब सरियामन का जल देखते हैं तो कहते हैं कि जो सरियामन का जो जल है ना, सरियामन का जल ये क्या है, तो स्थिर है, क्या है, स्थिर है, ठीक है। सरियामन का जल कैसा है, स्थिर है। और फिर कहते हैं कि जबकि जो गंगा नदी का जो जल था, गंगा नदी का जल, ये जो गंगा नदी का जो जल था वह सदियों से क्या है, चंचल है, ठीक है ना, क्या है, चंचल है। तो ये आप दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछे कि सरियामन का जल कैसा है, स्थिर है। फिर कहे कि गंगा नदी का जल सदियों से कैसा रहा है, तो वो चंचल है, कैसे रहा है, चंचल है। ये सरियामन के आसपास से जो है जब देखिए कि बाढ़ वगैरह आता है, ठीक है ना, तो जब नदी बहती है तो सूख जाने के बाद जो है वो कुछ गड्ढा गड्ढा टाइप के हो जाते हैं, जिससे हम लोग चौर और मन कहते हैं। क्या कहते हैं, चौर और मन कहते हैं, ठीक है ना, याद रहेगा, चौर और मन, ठीक है ना। चौर और मन किससे कहा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। इसमें हम आपको बता देते हैं कि चौर क्या होते हैं, तो चौर जो होते हैं वो उथले होते हैं, क्या होते हैं, उथले होते हैं, यानी वो ज्यादा जो है वो गहराई पे नहीं होते हैं, कुछ दिनों के बाद वहां पर हम लोग खेती वगैरह कर सकते हैं। जबकि मन जो होते हैं वो गहरे ताल है, क्या है, एक गहरे ताल है। क्लियर हो गया। इन दोनों के बारे में आप किताब में देखिएगा, इसको पढ़ कर सुना देते हैं आपको। कह रहे कि गंडक घाटी के दोनों ओर विभिन्न आकृति के ताल दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। यानी जो गंडक नदी है, गंडक घाटी है, गंडक घाटी के दोनों ओर, ठीक है ना, गंडक घाटी के दोनों ओर विभिन्न आकृति के विभिन्न प्रकार के ताल जो है वह दिखाई पड़ते हैं। और जो उसमें से ताल उथले होते हैं, यानी ज्यादा मतलब गहरा नहीं होते हैं, उसे हम लोग चौर कहते हैं। और जो एकदम पूरे गहरे होते हैं उससे क्या कहते हैं, मन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका जो भी है उसको याद रखिएगा। तो ये आपका पाठ जो है यानी 7वां चैप्टर ओ सदनीरा, ठीक है ना, ओ सदनीरा जो पाठ था, इसका हम लोग व्याख्या यानी पूरा हम लोग एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन कर लिए। और ये आपका पाठ जो हम यहीं पे खत्म करते हैं। और कल के वीडियो में हम लोग इसका देखेंगे जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और जो इसमें व्याख्या दिया हुआ है, ठीक है ना, क्या है, एक्सप्लेन यानी व्याख्या दिया हुआ है। इस तीनों को हम लोग कल के वीडियो में हम लोग करेंगे। और 1 से लेकर 6 तक जो भी आपका वीडियो है उस पार्ट को आप रिवीजन कीजिएगा। आपका 7वां चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। अब ये जो है हम लोग को क्या है, तो शॉर्ट में हम लोग 1 शॉर्ट में पढ़ाए हैं। अगर आप इसका फुल डिस्क्रिप्शन एंड फुल अगर आप चाहते हैं इसका पूरा पढ़ाई करने के लिए, तो एक बार आप दिया गया नंबर पर जो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बिहार बोर्ड की एग्जाम